नमस्कार, आप देख रहे हैं कमोडिटी राउंडअप। मैं हूं मनीषा गुप्ता और आज की हेडलाइंस यहां पर शुरुआत करते हैं सोने चांदी के साथ, जहां पर सोने और चांदी की ज्वेलरी पर अब ट्रंप का टैरिफ टेरर दिखता हुआ नजर आ रहा है। इंडस्ट्री का मानना है कि सीधे 26% की जो बढ़त यहां पर टैरिफ्स पे है, उससे जो ज्वेलरी इंडिया से यूएस में एक्सपोर्ट होती है उसके ऊपर एक बड़ा इंपैक्ट पड़ सकता है। क्या है डिटेल्स और क्या कुछ इंडस्ट्री और सरकार इसके ऊपर मिलकर कर सकते हैं, इसको भी जानेंगे। साथ ही बात करेंगे यहाँ पर कच्चे तेल की, जहाँ पर कल की 6% की गिरावट के बाद आज एशियन मार्केट्स में और 1% की गिरावट देखने को मिली है। टैरिफ का इंपैक्ट तो है ही, साथ ही साथ ओपेक एंड एलाइज यहाँ पर प्रोडक्शन बढ़ाएंगे। और तीसरी बात यह है कि यूएस की तरफ से हमने यहाँ पर इन्वेंट्रीज में बढ़त आते हुए देखी है, तो सभी जगह सप्लाईज बढ़ती हुई नजर आ रही हैं और उसका असर प्राइसेस पे है। फिर यहाँ पर बात करेंगे मसालों की, जहाँ पर हमने कुछ बढ़त के साथ यहाँ पर ट्रेड होते हुए देखे हैं, स्पेशली टर्मरिक में, जहाँ पर लगातार अपर सर्किट्स के बाद अब कैसे करें कारोबार, बताएंगे आपको। इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं किरण जेम्स के डायरेक्टर दिनेश लखानी, मिराय एसेट शेयर खान रिसर्च एनालिस्ट मोहम्मद इमरान, पेज 360 के को फाउंडर अमित गोयल एंड कमोडिटी ग्रुप के डायरेक्टर रवि देवरा। लेकिन शुरुआत सबसे पहले ज्वेलरी एज अ सेगमेंट के साथ करेंगे और हमारे साथ किरण जेम्स के डायरेक्टर दिनेश लखानी उसके लिए बने हुए हैं। दिनेश जी नमस्कार, शुक्रिया, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। और जिस तरह से ट्रंप टैरिफ्स की बात लगातार होती रही है, बाजार शायद 26% एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, एंड इवन एज हमने सोने और चांदी में यहाँ पर एग्जेम्पशन आते हुए देखी है जो कि रॉ मटेरियल है, लेकिन ज्वेलरी में जिस तरह से 26% टैरिफ्स आया है, एंड गिवन द फैक्ट कि इंडिया $10 बिलियन वर्थ ऑफ ज्वेलरी यूएस को एक्सपोर्ट करता है, कैसे देखते हैं एक इमीडिएट रिएक्शन इसका आप? फर्स्ट थिंग, थैंक यू मनीषा जी। हम लोगों ने भी एक्सपेक्टेशन था, लेकिन इतना हाई आएगा ऐसा नहीं था पूरी इंडस्ट्री में से। लेकिन अभी जो इंडिया गवर्नमेंट, पीएमओ खुद और पूरे अपने कॉमर्स मिनिस्ट्री से लेके पूरा पीएमओ हाउस इसके ऊपर एफर्ट डाल रहा है, तो आई थिंक सो ये शॉर्ट टर्म पैनिक है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए वो सॉल्यूशन निकल जाएगा, ऐसा हमारा इंडस्ट्री की ओर से हमको उम्मीद भी है और अपनी गवर्नमेंट पे अपने को कॉन्फिडेंस भी है। तो आई थिंक सो ये शॉर्ट टर्म पैनिक है, तो पैनिक में आने की जरूरत नहीं है, ये सॉल्यूशन निकल जाएगा, लेकिन थोड़ा टाइम लग सकता है। लेकिन दिनेश जी, कितना टाइम लग सकता है? 3 महीने, 6 महीने, ये वाला साल? क्योंकि उस पर डिपेंड करेगा कि इंडस्ट्री इसे कैसे देखती है। आई थिंक सो इतना तो फास्ट मैं भी कोई राइट टाइम नहीं दे सकता हूँ, लेकिन मेरे हिसाब से विद इन 1 to 2 मंथ में ये सॉल्यूशन निकल जाना चाहिए। और रही बात लगे, हमारा जो सेगमेंट है वो लग्जरी सेगमेंट है, तो लग्जरी सेगमेंट में डायरेक्टली अगर बात करूं तो समझ लो कंज्यूमर वो लेवल का जो है वो, मैं ऐसा नहीं बोलूँ जीरो हो जाएगा, लेकिन आई थिंक सो 10 से 15% के बीच अगर वो सेट हो गया तो पूरी इंडस्ट्री उसके लिए आराम से वो काम कर सकती है और इंडस्ट्री कंटिन्यू प्रोग्रेस भी करेगी यूएस में। साथ ही दिनेश जी, अगर हम एक तरफ तो ज्वेलरी की बात हुई, उसके ऊपर मैं वापस यहाँ पर आऊंगी, लेकिन जहाँ तक पॉलिश डायमंड्स की बात है, लैब ग्रोन डायमंड्स की बात है, यहाँ पर भी 0% टैरिफ से अब हम 26% टैरिफ देख रहे हैं। इंडिया काफ़ी बड़ा है इन दोनों ही सेगमेंट्स में भी, यहाँ पर एक इमीडिएट इम्पैक्ट आता हुआ देखते हैं आप? यस, डायमंड सेगमेंट में 0 to 26 इज टू मच, और डायमंड इतना हाई वैल्यूएशन पे है तो नो डाउट ये बहुत है, हमारा एक्सपेक्टेशन बहुत काफी ज्यादा है, लेकिन आई थिंक सो इतना नहीं रहेगा, क्योंकि ये डायमंड जो कॉमन समझ लो चीज है वो लग्जरी है, लेकिन वो उसका जो वैल्यूएशन है उसमें 26% इज टू मच, तो वो मसला सॉल्व हो जाएगा। और उसमें मैंने आगे भी मेंशन किया ऐसा कि गवर्नमेंट की ओर से और जेमिन ज्वेलरी की ओर से रिप्रेजेंटेटिव स्ट्रांगली हो रहा है, तो ये नतीजा तो निकलने वाला है। बाकी 26% के हिसाब से डायमंड के ऊपर ये जो लगाया गया वो टैरिफ, आई डोंट थिंक सो वर्केबल है फॉर यूएस। दिनेश जी, अगर हम बाकी कुछ कंट्रीज यहाँ पर देखें, जैसे कि टर्की हुआ, यूएई है, सिंगापुर है, सऊदी है, जो इमर्जिंग स्ट्रॉन्ग मार्केट्स ज्वेलरी के हिसाब से यहाँ पर आ रही हैं, इनका 10% का ही टैरिफ है। आपको लगता है ये थोड़ा सा कंपटीशन है इंडियन मार्केट्स के लिए? देखो, अगर मैं एज ए इंडियन और जो हिसाब से डायमंड और डायमंड ज्वेलरी जो इंडिया से एक्सपोर्ट हो रही है, वो कोई आई डोंट थिंक दूसरा कोई कंट्री वो जगह ले सकता है, क्योंकि इमीडिएटली लॉन्ग टर्म प्लान नहीं, कुछ भी हो सकता है। और मैं पर्सनली बिलीव करता हूँ ये लॉन्ग टर्म चलने वाला है नहीं। और समझ लो कोई भी कंट्री को कम टैरिफ लगा है तो मतलब वो इंडस्ट्री उधर सेट हो जाए, ये मेरा पर्सनली ऐसा मानना है भी नहीं, क्योंकि इसमें स्किल की रिक्वायरमेंट है, जो वर्कफोर्स की रिक्वायरमेंट है, वो इंडिया का एक जो स्किल है वो दूसरी कंट्री आई डोंट थिंक तो इजीली कर पावे, और इतना इजीली जो इंफ्रास्ट्रक्चर भी खड़ा नहीं हो सकता है।
दिनेश जी, ये आपकी बात एकदम सही है कि जिस तरह का मैन पावर, स्किल और जिस तरह से 9-10 में से 9 हीरे इंडिया पॉलिश करता है वो इमीडिएटली कोई कंट्री उठा सके, वैसी बात यहाँ पर नहीं है। लेकिन अगर हम पिछले 2 साल देखें तो थोड़े स्लो रहे हैं इन सेंस ऑफ एक्सपोर्ट्स टू चाइना और यूएस, क्योंकि मार्केट्स थोड़ी सी वीक चल रही थी। अब ये टैरिफ के बाद ये तीसरा ऐसा साल हो जाएगा जब हम बैठ के वॉच करेंगे कि कब थोड़ी सी क्लैरिटी आए, गवर्नमेंट्स आपस में बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट यहाँ पर कुछ पहुंच सकें। तब तक आप कहेंगे कि एक स्टैंड स्टिल की स्थिति यहाँ पर इंडस्ट्री के लिए बन जाएगी? देखो, इंडस्ट्री के साथ देखो ना, डायमंड इंडस्ट्री, नेचुरल डायमंड इंडस्ट्री है ना, हमेशा टाइम टू टाइम उसके सामने बहुत अपॉर्चुनिटी आई, लेकिन मेरे को डायमंड इंडस्ट्री के ऊपर इतना कॉन्फिडेंस है कि ये मैं लाइट नहीं ले रहा हूँ। मेरा कहने का मतलब क्या है, इंडस्ट्री के ऊपर बहुत चैलेंजिंग आई है, वो सब चैलेंज में इंडस्ट्री पास हुई है। तो ये जो चैलेंज है वो भी हम लोग सॉल्व करके इंडस्ट्री कंटिन्यू ग्रोथ करने वाली, वो पक्का है, क्योंकि ये लग्जरी सेगमेंट है। और आपको मैं एक बेस्ट एग्जांपल देता हूँ उसके ऊपर। समझ लो, गोल्ड जब 20,000 था और आज 92,000 भी हो गया, तो गोल्ड का भी सेल आज भी बढ़ रहा है। तो लग्जरी सेगमेंट में प्राइस इफेक्ट हो सकता है, लेकिन इतना जो सीरियसली लोग कर रहे हैं वो इतना सीरियस है भी नहीं। और उसमें गवर्नमेंट इन्वॉल्व है और इंडस्ट्री, जेमिन ज्वेलरी इन्वॉल्व है, तो सब मिलके शॉर्ट टाइम में प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है और इंडस्ट्री ग्रोथ ही करने वाली है। और टाइम टू टाइम इंडियन इंडस्ट्री, जो डायमंड इंडस्ट्री है, वो प्रॉपर सब प्लेस को मैनेज कर सकती है। इसमें वो कैलिबर है और वो टाइप का इसमें डायमंड मर्चेंट है, जो कुछ ना कुछ हिसाब से अगर समझ लो 15% पे सेट हुआ इंडस्ट्री टैरिफ, तो 2-5% रिटेलर बेयर कर सकता है, 2-5% ज्वेलरी मैन्युफैक्चर, लूज डायमंड मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, और 2-5% समझ लो रफ की साइड, मतलब माइनर की साइड भी हो सकता है। Absolutely. दिनेश जी, आई गेट योर पॉइंट, और आपका जो एंथुजियाज्म और कॉन्फिडेंस है इंडस्ट्री की तरफ, उसके ऊपर डबल थम्स अप वहां पर। लेकिन एक और चीज बताइए, ऑफ कोर्स यूएस में थोड़ा टाइम यहां पर लग सकता है। इन द मीनवाइल इंडिया काफी सारी दूसरी मार्केट्स भी देखता रहा है। मिडिल ईस्ट में हमने नंबर्स बढ़ते हुए देखे, सऊदी, जेड्डा एक इंपॉर्टेंट मार्केट की तरह उभरा है। तो आप कहेंगे इंडिया अब दूसरी मार्केट्स को भी यहाँ पर देख रहा है जहां पर भी बढ़त की एक्सपेक्टेशन है? डायमंड, नेचुरल डायमंड इंडस्ट्री के लिए एक बहुत पॉजिटिव पॉइंट है, क्योंकि यूएस नो डाउट अभी डायरेक्टली इनडायरेक्टली 40 to 45% डायमंड इंडस्ट्री का शेयर है ही। लेकिन उसके सामने अगर इंडिया भी देखो तो इंडिया का भी प्रोग्रेस डायमंड इंडस्ट्री के प्रति बहुत अच्छा चल रहा है। लग्जरी सेगमेंट परफॉर्मेंस अच्छा चल रहा है। तो एक इमर्जिंग मार्केट इंडिया तो इंडस्ट्री के लोग को मिल ही रहा है। उसके सामने आज चाइना भी पहले से कंपेयर में, आज 6 महीना के पहले की बात करूं तो चाइना भी लिटिल बिट अभी ग्रोथ चालू हो गया है, और जो जीसीसी है पूरा वो भी अच्छा परफॉर्म करने लगा है। तो एक एक्स्ट्रा जो सपोर्ट है वो इंडस्ट्री को मिलना चालू हो गया है। और आई थिंक सो ये जो शॉर्ट टर्म है प्रॉब्लम, वो लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट अच्छा होके इंडस्ट्री को परफॉर्मेंस के लिए यूएस भी एक बड़ा मार्केट मिल जाएगा। अच्छा दिनेश जी, आप काफ़ी सारे डायमंड कैंपेन्स हमने होते हुए देखे हैं इंडियन मार्केट्स में, ग्लोबली भी। आप कहीं पे भी जाए तो नेचुरल डायमंड को बहुत सपोर्ट एंड काफ़ी सारे कैंपेन्स, मार्केटिंग होती हुई नजर आई है। कैसे देखते हैं आप उसे, और आपको लगता है कि ये एक चीज़ है जो वापस इस सेक्टर को सपोर्ट करेगी? मनीषा, ये टाइम आपने आईपीएल में एड देखते होंगे, पूरा रेनिंग हो रहा है नेचुरल डायमंड के ऊपर, नेचुरल डायमंड ज्वेलरी के ऊपर। उसमें थैंक्स टू डी बियर्स, क्योंकि जो डीबीएस ने इनिशिएटिव लिया है, और जो इंडियन अपने जो रिटेलर भाई लोग हैं, सब ब्रांड है, कैरेट लाइन से लेके तनिक्स के लेके सबको अभी डायमंड ज्वेलरी को प्रमोट कर रहा है। और जो भी राइट है, जो लग्जरी है, प्रॉपर वे से उसका मार्केटिंग होने से मेरे को तो इंडिया फ्यूचर जो है और नेचुरल डायमंड ज्वेलरी का एक मेन हब हो जाएगा, ऐसा मेरा पर्सनली मानना है। और वर्ल्ड वाइड अभी जो नेचुरल का जो मार्केटिंग कैंपेन चालू हुआ, रेयर है, लग्जरी है, एसेट है, वो हिसाब से लोग उसमें ज्यादा से ज्यादा कॉन्फिडेंस जुटा रहे हैं, और वो इंडस्ट्री ग्रोथ भी दिख रहा है। तो फिर इंडस्ट्री की ओर से पूरी इंडस्ट्री बरोबर काम पे लग गई है और राइट वे से प्रमोट हो रहा है। तो कंज्यूमर को पता चला कि लग्जरी और रेयर जो एसेट है वो क्या है। अभी तक वो लेवल का एक अवेयरनेस कंज्यूमर को नहीं मिल रहा था, आज वो राइट वे से मिल रहा है। तो ये इंडस्ट्री आगे ही बढ़ने वाली है। दिनेश जी, एक फाइनल सवाल देन, और अगर इंडियन मार्केट्स की बात की जाए, और आपने कहा कि बाकी बाजार तो ग्रो कर रहे हैं लेकिन साथ ही साथ इंडिया का बाजार भी ग्रो कर रहा है, किस तरह की पेनिट्रेशन फिलहाल यहाँ पर होता हुआ देख रहे हैं? क्या ग्रोथ है और आगे क्या एक्सपेक्टेशन है? देखो, मैंने जैसे मेंशन किया, इंडिया तो आई थिंक सो अभी टॉप 2 टॉप 3 में चला आएगा। खुद तो अपने लिए, इंडस्ट्री के लिए हम लोग को एक प्राउड फील हो रहा है कि भाई अपना इंडिया का जो भी पॉलिशिंग किया हुआ गुड्स
इंडिया में कंज्यूम होवे, उससे बड़ी बात हमारे लिए हो ही नहीं सकती। तो वो एक प्राउड मोमेंट है इंडस्ट्री की ओर से। और सेकेंड थिंग कि जो मैंने आपको मेंशन किया कि चाइना का जो परफॉर्मेंस है वो डे बाय डे थोड़ा बेटर हो रहा है, तो मैं ऐसा चाहता हूँ एज ए इंडस्ट्री से और इंडस्ट्री की ओर से कि जो हमारा छोटा जो 2 साल से हम लोगों ने जो एक्सपोर्ट में जो थोड़ा डाउन देखा था, वो हम लोग एक ये साल या नेक्स्ट साल में वो कवर कर लेंगे, ऐसा मेरा 100% कॉन्फिडेंस है। और उसमें मैं सही उतरूंगा। और जो हिसाब से नेचुरल डायमंड का कैंपेन चला है वर्ल्ड वाइड, और वो प्रॉपर कंज्यूमर के साथ अवेयरनेस के साथ जो आ रहा है, तो उसमें कंज्यूमर की ओर से भी सब सेगमेंट में डिमांड बढ़ रही है। आज लग्जरी सेगमेंट भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। और जो हिसाब से इंडियन जो ज्वेलरी मैन्युफैक्चरर है वो भी उसका फील्ड देख रहे हैं, और उसका भी बिजनेस लोकल एंगल से जो बढ़ रहा है, उसमें इंडिया का फ्यूचर तो मेरे को बहुत ही ब्राइट लग रहा है फॉर नेचुरल डायमंड ज्वेलरी। फेयर पॉइंट दैट। तो जैसे दिनेश जी हमें बता रहे हैं कि यूएस ऑफ कोर्स थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन चाइना की मांग बढ़ती हुई नजर आई है। बाकी काफी सारे बाजार खुले हैं और इंडिया इटसेल्फ यहां पर पेनिट्रेशन बेहतर होने की उम्मीद है। और ऑफ कोर्स नियर टर्म में थोड़ी सी कंसर्न यहां पर जरूर हैं, लेकिन जैसे दिनेश जी ने बताया कि दोनों ही सरकारें और काउंटर पार्ट्स, कॉमर्स मिनिस्ट्री, पीएमओ इसको देख रहे हैं, जीजेपीसी इसके साथ काम कर रहा है, तो क्लियरली कुछ निकाल यहां पर जल्दी ही निकलता हुआ नजर आएगा। दिनेश लखानी जी, बहुत शुक्रिया साथ देने के लिए, और टैरिफ का क्या इंपैक्ट रह सकता है इंडियन मार्केट्स पे, वो दर्शकों के साथ समझाने के लिए भी। चलिए, तो बात हुई टैरिफ्स की और उसका ज्वेलरी पे इंपैक्ट कैसा पड़ सकता है यूएस के साथ कारोबार में, जहां पर 40% बाय द वे हमारा कारोबार है। लेकिन बात अब यहां पर सोने की कर लेते हैं, और पेज 360 के को-फाउंडर अमित गोयल हमारे साथ हैं। अमित, कल के दिन में $100 का मूव देखने को मिला। 3160 का ऑल टाइम हाई था, 3060 का लो था। आई मीन $40-50 दिन में देखना अब आम बात होने लगी है, लेकिन $100 की जिस तरह की मूव हमने कल देखी और जैसी मुनाफा वसूली आई है, कैसे देखते हैं आप? मनीषा, आई थिंक इसको हमें कॉन्टेक्स्ट में डालना होगा। एंड द कॉन्टेक्स्ट इज कि कल जो है एक्सट्रीम रिस्क ऑफ था वर्ल्ड में। सेकेंडली, येन अप्रिशिएट कर रहा था। आईएनआर जो है पिछले 2 दिन में बहुत अप्रिशिएट किया है। यूएस बॉन्ड यील्ड्स गिर रही थी और डॉलर इंडेक्स भी गिर रहा था बुरी तरीके से। इस पूरे ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में गोल्ड को जो है वो एक्चुअली बहुत ज्यादा बढ़ना चाहिए था, मगर गोल्ड बढ़ने के बजाय एक्चुअली गिरा है। तो मैं मानता हूं कि इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट फॉल तो जो है वो गोल्ड, अगर हम अभी देखेंगे तो अपने हाई से केवल 1.5-2% डाउन है, और कल अपने बॉटम पे जो है वो तकरीबन 3-3.5% डाउन था। मगर अगर हम उसको इस मैक्रो कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे तो गोल्ड ने एक्चुअली बहुत ज्यादा अंडर परफॉर्म किया है पिछले 24 घंटों में। और मेरी सेंस है कि गोल्ड जो है अब वो पीक आउट कर चुका है, मोर और लेस पीक आउट कर चुका है, और आने वाले 6-8-10 महीनों में यहाँ से करेक्शन देखने को मिलनी चाहिए। बिकॉज ये जो प्राइसेस हैं ये बहुत ओवर एक्सटेंडेड हैं और ये मीडियम टर्म में अनसस्टेनेबल हैं। मगर मैं फिर भी ये बात कहूंगा कि लॉन्गर टर्म बेसिस पे हम अभी भी बुलिश हैं, बट आई थिंक ऑन अ मीडियम टर्म बेसिस गोल्ड इज वेरी वेरी ओवर एक्सटेंडेड। ओह, आई गेट दैट। अमित, मुझे याद है आपके साथ लास्ट कॉन्वर्सेशन भी, और आपने कहा था कि आप शायद एक कॉन्ट्रेरियन व्यू यहाँ पर ले रहे हैं कि ठीक है लॉन्ग टर्म में सोना जाएगा, लेकिन नियर टर्म में यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो थोड़ी सी मूव होती हुई नजर आई है। अब हमें ये बताइए कि अब इस साल में जो कि काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल होने की एक्सपेक्टेशन है, एक लोअर साइड कहाँ रह सकती है, और अगर किसी को लेना हो इन लोज पे तो 2026-27 में क्या टारगेट्स देखें? मनीषा, मेरे हिसाब से ऑन द डाउन साइड 2500 टू 2600 जो है वो एक लेजिटिमेट टारगेट है। आई नो ये बहुत ओवर स्ट्रेच टारगेट लगता है, बिकॉज कंसिडरिंग 3169 पे थे, तो इमेजिन भी करना मुश्किल है कि गोल्ड 25-2600 जा सकता है। मगर मेरे हिसाब से जो भी मैक्रो कंडीशंस हैं उसके हिसाब से मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में गोल्ड विल कंटिन्यू टू डिसअपॉइंट। इक्विटीज मुझे बहुत अच्छी नहीं लग रही है ऑन अ लॉन्गर टर्म बेसिस, बट आई थिंक गोल्ड दिस टाइम विल गो डाउन विद इक्विटीज। जैसे कल हो रहा था मनीषा, इक्विटीज गिर रही थी और गोल्ड भी गिर रहा था। तो मुझे लगता है आने वाले 6-8-10 महीनों में कुछ सिमिलर पैटर्न देखने को मिल सकता है कि गोल्ड विल ग्रेजुअली कम डाउन, एंड माय टारगेट इज 25 टू 2600। और अगर वो लेवल आता है तो वहां पे निवेशकों को जो है गोल्ड काफी अग्रेसिवली बाय करना चाहिए, बिकॉज ऑन अ लॉन्गर टर्म बेसिस गोल्ड इज स्टिल अ फैंटास्टिक एसेट। फिर अपसाइड्स अमित क्या देखेंगे आप, अगर 2500 पे भी लें, अगर इस साल में 2500 भी जाता है उसके बावजूद भी हम ये साल काइंड ऑफ फ्लैट बंद करेंगे, अगर हम उन लेवल्स पे क्लोज भी करते हैं, तो अगर उन लेवल्स पे लिया जाए तो फिर अगले 2-3 साल के लिहाज से ऑन अ स्लाइटली लॉन्गर टर्म ट्रेजेक्ट्री सोना कहाँ जाएगा? देखिए, मुझे लगता है कि अगर मैं 3 से लेके 4 साल का होराइजन लेता हूं तो मुझे गोल्ड अभी भी जो है वो
$4,500 पर आउंस के जो हमारे लॉन्गर टर्म टारगेट जो हमने 2-3 साल पहले बनाए थे, मैं आज भी उस पे कायम हूं कि गोल्ड को $4,500 जाना है। इट्स जस्ट दैट कि उस अभी बहुत ज्यादा ओवर एक्सटेंडेड हो गया है। एंड अगर आप देखें तो एक ग्रीड इंडिकेटर होता है सारी एसेट क्लासेस में, जिसको हम बहुत एक्टिवली ट्रैक करते हैं। गोल्ड पे इस टाइम वो अपने ऑल टाइम हाई पे है। सेकेंडली आप देखें जो गोल्ड ईटीएफ्स में जो बाइंग है वो काफी सब्सटैंशियल बाइंग हुई है पिछले 3 महीनों में, मगर अभी पिछले एक हफ्ते से जो है वो बाइंग का मोमेंटम काफी स्लो पड़ गया है। सो कंसिडरिंग टेक्निकली ओवर स्ट्रेच्ड है, कंसिडरिंग कि ईटीएफ में बाइंग थोड़ी थोड़ी हल्की पड़ रही है, एंड कंसिडरिंग कि ग्रीड फैक्टर जो है वो इतना ज्यादा है, एंड दैट्स अ कॉन्ट्रेरियन इंडिकेटर। तो अगर ग्रीड बहुत ज्यादा है तो ऑन एन एवरेज आप इसमें डाउनसाइड एक्सपेक्ट कर सकते हैं। So considering all that, I think 2,500 to 2,600 legitimate target है इस साल का, but then next 3 to 4 years, I still believe कि $4,500 पर आउंस का हमें टारगेट लेके चलना चाहिए। अमित, हम आपको जाने दें उससे पहले एक सेंस डॉलर इंडेक्स पे भी लेना चाहेंगे, एंड व्हाट अ शार्प फॉल इसमें, और 100 के आसपास के लेवल्स यहाँ पर क्या सेंस है? आई थिंक मनीषा $100 के करीब जो है वो 100 इंडेक्स लेवल के करीब ये डॉलर इंडेक्स आ सकता है। मुझे अभी उसके नीचे ज्यादा गुंजाइश नहीं दिख रही है, और ये जो भी आना है ये नेक्स्ट 2-3-4 वीक्स में आ जाएगा। आई डोंट थिंक डॉलर इंडेक्स उसके बाद गिरेगा बहुत ज्यादा, क्योंकि देखिए कि जो दूसरी जो इकोनॉमीज हैं उनकी भी हालत अब बहुत ज्यादा खराब हो रही है बिकॉज ऑफ द टैरिफ वॉर्स एंड बिकॉज ऑफ वेरियस फैक्टर्स। तो इसलिए अगर लोग ये मान के चल रहे हैं कि यूएस रिसेशन में आ जाएगा, मगर यूरोप एंड ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा जो दूसरी कंट्रीज हैं डॉलर इंडेक्स में, दे विल कंटिन्यू टू डू वेल, आई डोंट थिंक दैट होल्ड्स। सो माय ओपिनियन इज कि यहाँ से 2 या 3% का डाउनसाइड मैक्सिमम और हो सकता है, और उसके बाद जो है इन द सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर डॉलर इंडेक्स विल एक्चुअली रीबाउंड। अमित, एज ऑलवेज बहुत शुक्रिया साथ जोड़ने के लिए एंड मेकिंग सेंस ऑफ कि क्या यहाँ पर बाजार को एक्सपेक्ट करना चाहिए। वो जो आपका तर्क है वो एकदम सही है कि सोने ने पिछले 24 घंटों में एक्चुअली अंडर परफॉर्म किया है। सब कुछ बिक रहा था और साथ में सोना भी यहाँ पर सिर्फ बिका ही है। ऑफ कोर्स कई बार आप वो चीज़ नहीं बेचना चाहते, लेकिन बाकी जगह इतना सेल ऑफ होता है कि आपको कुछ बेचना पड़ता है, तो सोना शायद उसमें अटकता हुआ नजर आया। लेकिन आज के मार्केट्स में भी कोई बहुत ज़्यादा पहल यहाँ पर बनती हुई नजर नहीं आई है, तो क्लियरली शायद नियर टर्म टॉप यहाँ पर बनता हुआ दिखा है। वेल, इसी के साथ एक ब्रेक का भी समय है। जब लौटेंगे तो बात यहाँ पर करेंगे चांदी की, मेटल्स की एंड ऑफ कोर्स अच्छे तेल की। हमारे साथ अब मेरा असद शेर खान के मोहम्मद इमरान जुड़ रहे हैं। मोहम्मद नमस्कार। और जिस तरह की मूवमेंट हमने यहाँ पर क्रूड में आते हुए देखी है, वेल मार्केट्स पर एंटिसिपेटिंग कि कुछ डिक्लाइन देखने को मिलेगा, लेकिन 6-7% जैसे कल कच्चा तेल गिरता रहा, थोड़ा सा डिस्टर्बिंग था स्क्रीन्स पे देखना। और अब भी हम यहाँ पर देख रहे हैं 1% की गिरावट के साथ कारोबार। फर्स्ट ऑफ ऑल टैरिफ्स, ऑफ कोर्स डायरेक्टली हम एनर्जी को यहाँ पर एग्जेम्प्ट होता हुआ देखे हैं, लेकिन ये कोलैटरल डैमेज है जो शायद क्रूड देख रहा है। आप कैसे देखते हैं प्राइसेस को? नमस्कार मनीषा जी। तो मैं तो अभी भी पहले भी बोला था और अभी भी क्रूड में काफी जो भी डेवलपमेंट हुए हैं वो इतने अच्छे नहीं लग रहे हैं। क्रूड में हम 7 से 8 या अगेन 6 महीने में 8 से 10% की गिरावट देख सकते हैं, बिकॉज डिमांड स्लो डाउन होगा। यूएस इकोनॉमी में 25% जो ऑटोज पे टैरिफ लगाए हैं, तो उसमें भी काफी डिमांड डिटोरेशन होगा ऑटो सेक्टर से, बिकॉज ये जो सेक्टर है ये 40 से 45% का ग्लोबल क्रूड ऑयल डिमांड कंज्यूम करता है। तो अगर इसमें 1 या 2% का भी ऑटो सेल्स में गिरावट आती है, तो मोटा मोटी वी कैन सी दैट 0.5 मिलियन बैरल पर डे का प्रोडक्शन डिमांड डिक्लाइन हो सकता है क्रूड ऑयल में। एक डायरेक्ट इम्पैक्ट इंडियन मार्केट्स में इसका कैसे देखते हैं आप आता हुआ? ऑफ कोर्स यूएस पे तो एक बड़ा इम्पैक्ट है ही, जो शायद हम स्पिल ओवर ग्लोबल मार्केट्स में देखेंगे। इंडियन मार्केट्स स्पेशली क्या सेंस है? अगर इंडियन मार्केट में भी हमें नेक्स्ट जो सपोर्ट 5300 के लेवल पे दिख रहा है, और बिकॉज एशियन इकोनॉमीज भी काफी इम्पैक्ट होंगी टैरिफ से, तो उसका इम्पैक्ट एशियन इकोनॉमीज की डिमांड पे भी पड़ेगा। तो एमसीएक्स पे भाव नेक्स्ट जो लेवल है, या अगर मीडियम टर्म की बात करें, शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म में, तो 5300 के लेवल तक प्राइसेस आ सकती हैं। इमरान, साथ ही साथ ओपेक एनालाइज की जो मीटिंग हुई है वहाँ पर हमने एक इंक्रीज इन प्रोडक्शन वहाँ पर आता हुआ देखा है, 3 times मोर देन जो स्ट्रीट एंटिसिपेट कर रहा था। उसका क्या जस्टिफिकेशन देखते हैं, और क्या आपको लगता है कि 5 मई की जो मीटिंग होगी, क्या जून के लिए उस तरह के नंबर्स आएंगे कि अब या वो अंडर रिव्यू होगा?
तो ऑलरेडी अगर अभी आप मार्च के मंथ, जो कि अभी तक नंबर नहीं आए हैं, बट पहले 15 दिन के मार्च के नंबर में ये पता लगा था कि कजाकिस्तान ने ओवर प्रोड्यूस करा है। ऑल्दो बाकी के 7-8 नेशंस ने कंपनसेट करने की बात करी थी, जिसमें मेजरली इराक और कजाकिस्तान से एक्सपेक्टेड था, बट ये नेशन जो है वो कंटिन्यूली ओवर प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो गोइंग फॉरवर्ड बिल्कुल भी नहीं लगता है कि कहीं से भी क्रूड में या प्रोडक्शन कम होगा। सिर्फ एक जो सिल्वर लाइनिंग क्रूड ऑयल में हो सकता है कि बिकॉज अगर क्रूड ऑयल प्राइसेस $60 के आसपास आ जाता है तो यूएस शेल प्रोडक्शन जो है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा, तो वो एक सपोर्ट लेवल लगता है लॉन्ग टर्म में। फेयर पॉइंट दैट। इमरान, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। वेल, वो सेंस है यहाँ पर इमरान की तरफ से आती हुई कि 6 महीने में हेडलाइन क्लियरली यही है कि 6 महीने में 8 से 10% की गिरावट हम कच्चे तेल में यहाँ से बनता हुआ देख पाएंगे। तो ऑफ कोर्स एक फर्दर डाउन स्लाइड कच्चे तेल में एक्सपेक्टेड यहाँ से भी। वेल, मेटल्स को आपकी स्क्रीन पे लेके आना चाहेंगे क्योंकि वहाँ पर सेल ऑफ जारी है और ज़्यादातर जो मेटल रिलेटेड स्टॉक्स हैं वहाँ पर भी 4 से 7% तक की गिरावट आज देखने को मिली है। रवि, कॉपर कंप्लीट सेल ऑफ है और जिस तरह की यूबीएस की रिपोर्ट है, बैंक ऑफ अमेरिका की रिपोर्ट है कि एक कोलैप्स एक्सपेक्ट किया जा सकता है कॉपर के प्राइसेस में, इन सब के चलते आपकी क्या सेंस है? जब से काफी हमने पहले भी कोशिश व्यक्त किया था, जब आपने भी वो प्रीमियम सीएमए एलएमई का जिक्र किया था। आई थिंक यही बेसिक चीज है जिससे कल जो शार्प सेल ऑफ था। सेकंड, कि अभी चाइना काउंटर मेजर्स लेगा क्योंकि 54% के टैरिफ पे चाइना क्या एक्सपोर्ट कर पाएगा वो भी मार्केट को अभी क्वेश्चन है। आज चाइना क्लोज है एंड मींस के कल भी काफी एशियन मार्केट, आज भी काफी एशियन मार्केट क्लोज है। तो अभी तक जहां पे सबसे ज्यादा डेंट हुआ है वो ताइवान, कोरिया, इंडिया, चाइना, ये सब कंट्रीज से काउंटर मेजर्स कुछ आए नहीं, तो मार्केट उसका वेट करेगा। उस हिसाब से थोड़ा मेटल्स आज भी कोशिश है। कल एलएमई तक इतना ज्यादा करेक्शन नहीं था, जैसे ही लंदन खुला कल एक शार्प सेल ऑफ मार्केट में दिखा। रिस्पेक्ट आए या कोई बड़ी रिकवरी आए उसके अभी कोई मुझे चांस नहीं दिख रहे। मुझे लग रहा है कॉपर अवॉइड करें क्योंकि अभी भी यहाँ पे जो रेसिप्रोकल से टैरिफ में एग्जम्पशन मिला है, बट उसके ऊपर एक सेपरेट स्टडी चल रही है। अगर इस सेपरेट स्टडी में कुछ मेजर्स आते हैं या फिर से इसमें टैरिफ का कोई सिनेरियो खड़ा होता है तो बड़ा अनसर्टेनिटी अभी यहाँ और आ सकता है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे जिंक एंड एल्यूमिनियम, ये दो कमोडिटी में मुझे लग रहा है कि सेल ऑफ कंटिन्यू रहेगा एंड थोड़ी डिमांड हर्ट होने के भी चांसेस है। एंड जिस हिसाब से रिसेशन की प्रोबेबिलिटी बढ़ती जा रही है, ग्लोबल हो या यूएस का, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू होगा। कुछ उछाल पे एल्यूमिनियम बेचे 238 के करीब 242 के स्टॉप लॉस के साथ, और डाउन साइड 232 तक के लेवल की उम्मीद करनी चाहिए। एंड सेकंड, जिंक में भी मुझे लग रहा है कि यहाँ पे करेक्शन की उम्मीद रखनी है। 262 का अल्टीमेट रेजिस्टेंस है, सेल ऑन राइज रहे 258 के करीब, एंड डाउन साइड मुझे लग रहा है 248 तक के लेवल जिंक में दिखने चाहिए। तो ये दो कमोडिटी पे फोकस करें। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि ये सेलिंग प्रेशर और आज इवनिंग में भी कंटिन्यू हो सकता है। और अदर्स असेट क्लास का जो सेलिंग है या इकोनॉमी का पर्सपेक्टिव है वो मुझे लग रहा है कि शॉर्ट टर्म में मेटल्स को नीचे रह सकता है। नेक्स्ट वीक चाइना ओपन होगा मंडे को, उस टाइम देखना है कि वो क्या काउंटर मेजर्स ले रहा है। उसके पहले थोड़ी नर्वसनेस यहाँ पे एक्शन हो सकती है। वेल, एब्सोल्युटली। अगर हम वीक ऑन वीक यहाँ पर मेटल के प्राइसेस देखें तो कॉपर करीबन 7% गिर चुका है, एल्यूमिनियम में 6% की गिरावट है, जिंक भी यहाँ पर 5.5% की गिरावट के साथ कारोबार करता हुआ, और वो मंथली नंबर्स आपकी स्क्रीन पर भी हैं जहाँ पर भी यहाँ पर लगातार गिरावट देखने को मिल ही रही है। वेल, 8% की गिरावट पिछले एक महीने में यहाँ पर एल्यूमिनियम पर दर्ज हुई है, और कॉपर को अगर देखें तो यहाँ पर भी खासी गिरावट के साथ कारोबार। रवि, चांदी कैसे देखते हैं, क्योंकि एक कंप्लीट कोलैप्स हमने यहाँ पर कल ओवरनाइट मार्केट्स में आता हुआ देखा। चांदी 3-4 यहाँ 6-7% तक भी एक बार यहाँ पर फिसली है, और आज कोई रिस्पाइट है ऐसा नहीं लगता। जर से यहाँ भी सेम सीएमई का ही थोड़ा प्रेशर आया क्योंकि काफी बड़ी इन्वेंट्री एंड काफी बड़ी स्टॉक है वो सिल्वर पे भी आई थी। हालांकि कोई इन्वेंट्री या ड्यूटी रेसिप्रोकल का अनाउंसमेंट नहीं आया, तो क्योंकि बुलियन को एग्जाम किया गया, तो आई थिंक इस हिसाब से कल एक शार्प सेल ऑफ वहां पे देखा गया। साथ में एक इंडस्ट्रियल कमोडिटी भी है, 60% के करीब इंडस्ट्रियल यूसेज है, 40% उसका इन्वेस्टमेंट एंड उसका ज्वेलरी में यूज है। तो मुझे लग रहा है कि इस हिसाब से कल जो इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव खराब हुआ वो एक थोड़ा नेगेटिव था। सेकंड, कि चाइना वर्ल्ड का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल कंज्यूमर है सिल्वर का, तो अगर वहां पे इकोनॉमिक इश्यू है तो वहां पे भी एक सेलिंग प्रेशर इस हिसाब से आया था। और तीसरा, कि जो चाइना सिल्वर वाली जो भी चीज है या हाईटेक जो भी चीज है जो एक्सपोर्ट करता है, यूएस को एक्सपोर्ट करता है, तो इस हिसाब से भी दोनों के बिटवीन जो टैरिफ वॉर की एक सिचुएशन खड़ी होगी, तो इसका भी मार्केट थोड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट देख रहा है। हालांकि मुझे लग रहा है कि वैसे ओवरसोल्ड है, काफी बड़ा करेक्शन आ चुका है।
7-8% का करेक्शन इतनी एसेट क्लास में कम नहीं मानना चाहिए मेरे हिसाब से। यहाँ पे नेक्स्ट वीक में शायद आपको ट्यूसडे या वेंसडे ऑनवर्ड आपको रिकवरी आती हुई दिखे। अभी सेल ऑन राइज का स्ट्रेटेजी रखे एंड डाउन साइड जो इंटरनेशनल मार्केट में 30.70 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, शायद लग रहा है कि ये सपोर्ट टेस्ट हो सकता है। एंड डोमेस्टिक मार्केट में 90,000 मुझे लग रहा है कि एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट बना रहेगा। इसके नीचे जाना मींस के एक उछाल के बिना पॉसिबल नहीं है, तो वहां भी मुझे लग रहा है कि 93,800 के स्टॉप लॉस के साथ उछाले पे बेच के काम करना चाहिए। ऑल राइट, तो यानी कि बाजार ऐसे बन चुके हैं कि यहाँ पर बाइंग रिकमेंडेशंस इतनी बड़ी गिरावट के बाद भी फिलहाल आती हुई नजर नहीं आ रही हैं। आज के बाजारों में भी सेल ऑन राइज की ही रैली अपनानी होगी। अगले हफ्ते शायद कुछ बाइंग अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, लेकिन तब तक बाजार से या तो दूर रहें या फिर बेच के काम करें। और आपको फिर से याद दिला दें कि यूएस का नॉन फार्म पेरोल डेटा है आज शाम को, और एक बड़ा रिएक्शन शायद उस नंबर पर भी हम आता हुआ देखेंगे। रवि, बहुत शुक्रिया एज ऑलवेज साथ जुड़ने के लिए और वो स्ट्रैटेजीज भी शेयर करने के लिए। एक ब्रेक का समय है, हम लेकर आएंगे पूरा फोकस इक्विटी मार्केट्स पर।